आस्था का वो महामंच जो कि आध्यात्म के सूत्र से पूरे विश्व को एकता का संदेश देने वाला है। यह महाआयोजन भारतीय धार्मिक आध्यात्मिक संस्कृति को वो उत्सव है जिस पर अभी से पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है। इस महाआयोजन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आज प्रयागराज का दौरा किया, महाकुंभ मेले के विकास कार्यों और तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही करीब 7,000 करोड़ रुपए की नई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शुभारंभ भी किया। प्रधानमंत्री क्रूज के जरिए संगम पहुंचे, मां गंगा की पूजा अर्चना की। इसके बाद अक्षय वट की परिक्रमा की, लेते हनुमान मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने साधु संतों से भी मुलाकात की। 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ के लिए पीएम ने आज कुंभ सहायक चैटबॉट का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने अक्षयवट श्रृंगेरपुर धाम हनुमान मंदिर कॉरिडोर का शुभारंभ भी किया। साथ ही 10 नए रोड, फुटओवर ब्रिज और रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट का भी श्री गणेश किया। संगम तट पर ये महाकुंभ का शंखनाद है। आस्था के महापर्व से पहले पीएम मोदी खुद संगम नगरी पहुंचे और कुंभ नगरी में धर्म, अध्यात्म और पर्यटन की नींव रखी। महाकुंभ से पहले पीएम ने संगम तट पर प्रयागराज के विकास का महासंकल्प भी लिया। अपने प्रयागराज दौरे पर प्रधानमंत्री ने संगम तट पर दर्शन पूजन किया, साधुओं से उनका हालचाल जाना, उनका आशीर्वाद भी लिया, तो क्रूज की सवारी भी की। यही नहीं, कई परियोजनाओं का भी आगाज किया। एक तरीके से दुनिया के इस सबसे बड़े महामेले का शंखनाद कर दिया। मकरगत रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई। अर्थात जब सूर्य मकर में प्रवेश करते हैं, सभी दैवीय शक्तियां, सभी तीर्थ, सभी ऋषि, महर्षि, मनीषी प्रयाग में आ जाते हैं। जिस ज्योतिषीय गणना का जिक्र पीएम मोदी ने इस श्लोक में किया, वो पावन दिन आने वाले हैं। त्रिवेणी के घाटों पर तब आस्था की अपार ऊर्जा बहने वाली है। पीएम मोदी ने इसी ऊर्जा को संगम वासियों में भरने की कोशिश की और महाकुंभ को एकता का महायज्ञ करार दिया। महाकुंभ का आयोजन देश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक पहचान को नए शिखर पर स्थापित करेगा। और मैं तो बड़े विश्वास के साथ कहता हूं, बड़ी श्रद्धा के साथ कहता हूं, अगर मुझे इस महाकुंभ का वर्णन एक वाक्य में करना हो तो मैं कहूंगा, ये एकता का ऐसा महायज्ञ होगा जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होगी। पीएम के इस दौरान कई कार्यक्रम रहे। अक्षय वट वाटिका की उन्होंने परिक्रमा की तो प्रसिद्ध लेटे हनुमान मंदिर जाकर बजरंग बली के सामने सिर भी झुकाया। इस बार का महाकुंभ स्वच्छ, सुरक्षित और डिजिटल आधार पर आयोजित हो, ताकि महाकुंभ में इसी आधार पर यहां आने वाले लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं के पास इस धार्मिक समागम का आध्यात्मिक और सामाजिक संदेश जाए। इसलिए प्रयागराज आकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्हीं पहलुओं पर हुए काम को देखने के लिए आए। केवल महाकुंभ के लिए ही नहीं, बल्कि उसके बाद भी कैसे संगम नगरी को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया जाए, इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने करीब 7,000 करोड़ की परियोजनाओं की भी सौगात दी। प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर के प्रमुख कॉरिडोर का उद्घाटन किया। इनमें भारद्वाज आश्रम कॉरिडोर, श्रृंगेरपुर धाम कॉरिडोर,
अक्षय वट कॉरिडोर, हनुमान मंदिर कॉरिडोर आदि शामिल हैं। इन परियोजनाओं से श्रद्धालुओं की पहुंच आसान होगी और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कुंभ सहायक चैटबॉट का भी शुभारंभ किया। ये चैटबॉट इस बार होने वाले महाकुंभ मेला के बारे में श्रद्धालुओं को मार्गदर्शन और कार्यक्रमों की नई और ताज़ा जानकारी देगा। इन परियोजनाओं में शहर की आधारभूत सुविधाओं को बढ़ावा देने और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 10 नए रोड, ओवर ब्रिज या फ्लाईओवर, स्थायी घाट और रिवर फ्रंट सड़कें जैसी कई रेल और सड़क परियोजनाएं शामिल हैं। स्वच्छ और निर्मल गंगा के लिए गंगा नदी की ओर जाने वाले छोटे नालों को रोकने, टैप करने, उन्हें डाइवर्ट करने और उपचारित करने की परियोजनाएं शामिल हैं, ताकि नदी में बगैर ट्रीटमेंट वाले जल का गंगा नदी में पहुंचना पूरी तरह से रुक पाएगा। इसके अलावा पेयजल और बिजली से जुड़ी कई इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी का प्रयागराज दौरा यहाँ के विकास की एक नई गाथा लिखने की तरफ कदम बढ़ा चुका है। जहाँ इस बार के महाकुंभ के लिए प्रस्तावित परियोजनाएं प्रयागराज की सांस्कृतिक पहचान को विश्व स्तर पर मजबूत करेंगी, तो इस पुराने शहर को विकास की एक नई ऊंचाई पर भी ले जाएंगी। वहीं इन परियोजनाओं से न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था में भी तेजी आएगी। प्रयागराज से आनंद राज, अमित कौशिक, समर्थ श्रीवास्तव और कुमार अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो जहां प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर हैं, प्रधानमंत्री मोदी आज महाकुंभ का महासंकल्प लेते भी नजर आए। वहीं दूसरी ओर काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर निर्माण के आज 3 साल पूरे हो गए हैं। 13 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वनाथ धाम के नए स्वरूप का लोकार्पण किया था। काशी विश्वनाथ धाम की तीसरी वर्षगांठ के मौके पर आज नमामि गंगे ने वीरपाठी बटुकों और लोगों के साथ काशी विश्वनाथ और मां गंगा की आरती उतारी। गंगा द्वार से 12 ज्योतिर्लिंगों का पाठ करके बाबा विश्वनाथ को शीश नवाया और राष्ट्र समृद्धि की कामना भी की। इसके साथ ही मां गंगा की साफ सफाई का संदेश देते हुए नमामि गंगे के स्वयंसेवकों ने गंगा द्वार के तट की सफाई भी की। हमारी बाबा विश्वनाथ जी से और मां गंगा से प्रार्थना है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से गंगा अविरल हो, निर्मल हो, हमारा भारत सुख समृद्धि की ओर बढ़ता जाए, हम आरोग्य हो और विकसित भारत जो प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है उसकी सिद्धि तक हम पहुंचे, विकसित भारत बने। हम देवादिदेव महादेव मां गंगा भगवान भास्कर से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा भारत सदैव निरंतर विश्व में सबसे सर्वोपरि होते हुए आगे बढ़ता जाए। तो धार्मिक और आध्यात्मिक उत्सव की बात और खबर आपने देखी। अब बात कर लेते हैं कामयाबी के उत्सव की। जी हां, 18 साल के डी गुकेश की चेस की दुनिया के नए सुपरस्टार अब वो बन गए हैं। डी गुकेश ने गुरुवार को सिंगापुर में चीन के डिफेंडिंग चैंपियन डिंग लिरेन को फाइनल में हराकर वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीत ली है। वो दुनिया के पहले ऐसे प्लेयर बन गए हैं जिसने इतनी कम उम्र में यह खिताब जीता हो। इससे पहले 1985 में रूस के गैरी क्लेस्प्रो ने 22 साल की उम्र में खिताब जीता था। इसके अलावा गुकेश चेस के वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले भारत के दूसरे प्लेयर भी बन गए हैं। इससे पहले 2012 में विश्वनाथ आनंद चेस चैंपियन बने थे और अब गुकेश ने जब चैंपियनशिप जीती और उसको अपने नाम कर लिया है, उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलकते नजर आए। आज वर्ल्ड चैंपियन गुकेश को देश विदेश से बधाई भी मिल रही है। डी गुकेश की आंखों से बहते आंसू बता रहे हैं कि उनकी ये कामयाबी कितनी बड़ी है। Incredible, and Gukesh is also crying. Amazing, what a picture. 18 साल के डी गुकेश ने जैसे ही शतरंज की दुनिया का वर्ल्ड चैंपियन बनकर इतिहास रचा तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो फूट फूट कर रोने लगे। One dynasty ends and a new one begins. And after weeks of unspeakable hard work, the emotions spill out. लेकिन उनकी कामयाबी पर अब पूरा हिंदुस्तान मुस्कुरा रहा है। साथ ही सिंगापुर में मैच के दौरान मौजूद दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से चेस के इस नए वर्ल्ड चैंपियन का स्वागत किया।
started playing chess, like 6.5, 7, I've been dreaming about this, about living this moment for like more than 10 years. And I think the only way to explain is that I'm just living my dream. एक दिन पहले यानी गुरुवार को सिंगापुर में वर्ल्ड चेस चैंपियन 2014 का फाइनल मुकाबला खेला गया। इस अहम मुकाबले में डी गुकेश की टक्कर डिफेंडिंग चैंपियन और चीन के चेस मास्टर डिंग लिरेन से हुई। खिताबी मुकाबले में डी गुकेश ने 14वीं बाजी में डिंग को करारी शिकस्त दी और खिताब पर कब्जा जमाया। इससे पहले 25 नवंबर को चैंपियनशिप का फाइनल शुरू हुआ था। 11 दिसंबर तक दोनों के बीच 13 मैच खेले गए और स्कोर 6.5, 6.5 से बराबर रहा। मगर गुरुवार को गुकेश ने 14वां गेम जीता और 1 पॉइंट की बढ़त लेकर स्कोर 7.5, 6.5 कर दिया और इसी 1 पॉइंट की बढ़त के साथ 18 साल के गुकेश शतरंज के नए वर्ल्ड चैंपियन बन गए। साथ ही वो एक रिकॉर्ड के मामले में विश्वनाथन आनंद के क्लब में भी शामिल हो गए हैं। असल में गुकेश वर्ल्ड चेस चैंपियन बनने वाले भारत के दूसरे प्लेयर बन गए, जबकि विश्वनाथन आनंद पहले भारतीय है। उनकी इस कामयाबी पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री ने बधाई दी है। इसके अलावा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन समेत कई हस्तियों ने गुकेश को चेस का वर्ल्ड चैंपियन बनने पर बधाई दी। छोटी उम्र और बड़ा हुनर, यकीनन इस छोटे उस्ताद की ये इतनी बड़ी कामयाबी युवाओं को शतरंज खेलने के लिए प्रेरित करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इतनी बड़ी जीत के बाद गुकेश की विनम्रता दिल जीतती है। अपने विरोधी खिलाड़ी डिंग लिरेन के लिए गुकेश ने कहा कि कोई कुछ भी कहे, डिंग जिस तरह और जिन परिस्थितियों में खेले, मेरे लिए वो असली चैंपियन है। गुकेश ने डिंग की हार के लिए खेद भी जताया और उन्हें धन्यवाद भी कहा। Firstly, I would like to say a few words about my opponent. We all know who Ding is, and he has been one of the best players in history for several years, and to see him struggling and to see how much pressure he had to face, and the kind of fight he gave in this fight. In this match, it shows what a true champion he is. And no matter who, say what about Ding, for me he's like a real world champion. And this match. This match, champions, they always step up to the moment, and obviously the past 2 years he hasn't been in great shape, but he came here, he was obviously struggling during the games, he was probably not at the best physically, but he fought in all games, he fought like a true champion, and I'm really sorry for Ding and his team. They put on a great show. चलिए, चेस के बाद अब बात कर लेते हैं क्रिकेट की, और क्रिकेट की दुनिया के उभरते सितारे की। आपकी खास मुलाकात करवाते हैं आईपीएल के सबसे युवा करोड़पति खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी से। आपको बता दें कि वैभव आईपीएल में इस बार राजस्थान के लिए खेलेंगे। तो चलिए आपको वैभव सूर्यवंशी की ही जुबानी सुनाते हैं उनकी आईपीएल तक पहुंचने की संघर्ष की कहानी। कैसा लग रहा है, इतने सारे रिकॉर्ड्स आपने इतने ही कम उम्र में बना दिए? जी काफ़ी अच्छा लग रहा है, इतना सारा रिकॉर्ड मैंने बनाया, और इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाने के पीछे काफ़ी ज़्यादा हेल्प है बीसीए का, राकेश सर का, सबने काफ़ी बैक किया मेरे जर्नी में, सबका काफ़ी बड़ा योगदान है, तो सबको थैंक यू मेरे तरफ। पिछले साल रणजी मुकाबले में आप काफ़ी चर्चा में आए थे जब आपने रणजी में डेब्यू किया था, उसके 1 साल बाद ही आपका सिलेक्शन आईपीएल में हो गया है, और आईपीएल में सिलेक्शन भी काफ़ी शानदार तरीके से हुई है। बोली लगी आपके पीछे दिल्ली डेयरडेविल्स, राजस्थान रॉयल्स के लिए 1 करोड़ 10 लाख में आप बिके हैं, कैसा फील हो रहा है? काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। पहला तो आईपीएल खेलने का मौका मिलेगा, और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात का है कि राहुल सर के अंडर ट्रेनिंग का मौका, उनके अंडर खेलने का मौका मिलेगा, इसका ज़्यादा मुझे खुशी है, क्योंकि काफ़ी बड़े एक्सपीरियंस है उनके अंदर, काफ़ी पुराने क्रिकेटर रह चुके, इंडिया के कोच है, तो इस चीज़ का मुझे ज़्यादा खुशी है कि राहुल सर के अंडर मुझे खेलने का मौका मिलेगा।
अंडर 19 एशिया कप भी आप खेल करके आए हैं और आपकी जितनी भी पारियां रही हैं आप काफी तेज तरार खेलते हैं, मतलब वनडे में आप T20 स्टाइल में खेलते हैं। आपका 2 पारियों को मैंने देखा था, इसमें आपने एक 70-75 रन की पारी खेली थी और एक 67 रनों की पारी खेली थी। तो आप ओपनिंग करते हैं, आपका अप्रोच क्या होता है जब आप बल्लेबाजी करने जाते हैं? भूल जाते हैं कि वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं या T20 क्रिकेट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अप्रोच कुछ नहीं रहता, अकॉर्डिंग टू बॉल खेलने का ट्राई रहता है। बस अगर बॉल मारने का है तो मारता हूँ, नहीं तो मतलब बॉल के हिसाब से ही खेलने का ट्राई करता है। बस ऐसा कुछ नहीं है कि तेज या स्लो, अगर बॉल आ रहा है मारने का तो मारता। 6 भी मारते हैं यहाँ पे, स्टेडियम पार एक 6 मारा था आपने जी, श्रीलंका के खिलाफ मारा था। हाँ। क्या कहेंगे बिहार का नया सिक्सर किंग युवराज सिंह, ईशान किशन कौन, मतलब किसके कदम पे चल रहे हैं आप बिहार से? ऐसा कुछ नहीं है किसी एक कदम पे, बस अपना मेहनत कर रहे हैं। अब आगे देखना है कि सीनियर इंडिया किस तरीके से खेले, उसी तरीके से मेहनत करना है। हिंदी सिनेमा को एक नया सुपरस्टार मिल गया, एक ऐसा सितारा जिसकी कामयाबी के आगे शाहरुख, सलमान जैसे स्टार्स की चमक फीकी पड़ गई है। हम बात कर रहे हैं अल्लू अर्जुन की, जिनकी पुष्पा 2 ने हिंदी बेल्ट के दर्शकों का दिल जीत लिया है। आपको बता दें यही वजह है कि हिंदी दर्शकों के बीच पहले हफ्ते की कमाई के मामले में अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 ने पठान, जवान जैसी बॉलीवुड की मसाला फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है और कामयाबी का नया कीर्तिमान रच दिया है। पुष्पा 2.5 अक्षर, नाम छोटा है। सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 द रूल देश भर के सिने प्रेमियों के दिलों पर राज कर रही है। पार्टी होगी पुष्पा, अब होगी पार्टी। धमाकेदार ओपनिंग के बाद अब 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई का आंकड़ा पार कर चुकी ये फिल्म ताबड़तोड़ नए नए रिकॉर्ड्स बना रही है। फिल्म की शानदार कामयाबी से अल्लू अर्जुन गदगद हैं और दर्शकों का दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। I would like to thank the people from all across the country, from every state. People have shown immense love equally. So I would like to thank the entire nation for pouring this wildfire of love. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. ये love नहीं है, wild love है. Thank you. And पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर इस बार फायर में वाइल्ड फायर। जो मेरे हक का पैसा है वो 4 आना हो या 8 आना। सबसे खास और नोट करने वाली बात ये है कि अब तक साउथ के सितारे के रूप में मशहूर अल्लू अर्जुन अब हिंदी पट्टी के भी दुलारे बन चुके हैं। पुष्पा 2 की बेमिसाल कामयाबी के साथ ही अल्लू अर्जुन बॉलीवुड के हर दिल अजीज सितारे किंग खान शाहरुख खान को भी पछाड़ चुके हैं और अब वो हिंदी सिनेमा के भी मेगा स्टार माने जा सकते हैं। इसकी वजह ये है कि अल्लू की फिल्म पुष्पा 2 ने भारत के हिंदी बेल्ट में भी शानदार कमाई की है। इसकी तस्दीक ये आंकड़े भी करते हैं। पुष्पा 2 के हिंदी वर्जन ने ओपनिंग के बाद पहले ही हफ्ते में 400 करोड़ का आंकड़ा छू लिया। इस फिल्म ने पहले हफ्ते की कमाई में शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म पठान को पीछे छोड़ दिया। इसके साथ ही पुष्पा 2 हिंदी में सबसे तेजी से 400 करोड़ कमाने वाली फिल्म बन गई। पुष्पा 2 ने केवल 7 दिनों में 400 करोड़ रुपए की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया। इतना ही नहीं, इसने सबसे तेजी से 250 करोड़ रुपए और 300 करोड़ रुपए कमाने का भी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड 2023 में रिलीज शाहरुख खान की फिल्म जवान के नाम था। हालांकि हिंदी पट्टी में अल्लू अर्जुन का जलवा दिखेगा, इसकी इबारत तो उसी दिन लिखी जा चुकी थी जब 17 नवंबर को वो पटना में अपनी फिल्म का प्रमोशन करने पहुंचे थे। पटना के गांधी मैदान में साउथ के स्टार के प्रति लोगों की दीवानगी की ऐसी झलक दिखी थी जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। बहरहाल अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 हिंदी में तकरीबन हर उस फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है जिसके टूटने की उम्मीद किसी को नहीं थी। लेकिन पुष्पा 2 के सामने अभी बॉलीवुड के भाईजान सलमान के एक रिकॉर्ड को तोड़ने की चुनौती बरकरार है। रिलीज के बाद पहले सोमवार की कमाई के मामले में अभी पुष्पा 2 सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 से पीछे है। सलमान की फिल्म टाइगर 3 ने पहले सोमवार को 58 करोड़ की कमाई की थी, जबकि पुष्पा 2 पहले सोमवार को केवल 48 करोड़ ही कमा सकी। अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 रिलीज के 8 दिन बाद भी धमाल मचा रही है। इस फिल्म ने तमाम रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए हैं। हाल ही में पुष्पा 2 ने हॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म
इंटरस्टेलर को भी मात दे दी और दुनिया भर में तो धमाल मचा ही रही है। पुष्पा को नेशनल समझेगा, इस बार इंटरनेशनल। अल्लू अर्जुन की कामयाबी का ये सिलसिला फिलहाल थमने वाला नहीं लगता और अब तो अल्लू ये भी इशारा कर चुके हैं पुष्पा 3 भी पर्दे पर आ सकती है और ये भी कह चुके हैं कि पुष्पा अभी झुकेगा नहीं, रुकेगा भी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे मौसम सर्दी का है, लेकिन इस मौसम में अगर आपको कहा जाए कि आप लस्सी पी लो, मैं ऐसे इसलिए बैठी हूँ क्योंकि स्टूडियो में बहुत ज्यादा ठंड है और मुझे ठंड लग रही है, और अगर आपके सामने ऐसे में लस्सी आ जाए तो क्या रिएक्शन होगा आपका? पी सकते हैं लस्सी के नहीं पी सकते? बर्फ उसमें ना हो तो पी लेंगे। तो पी लेंगे। हाँ, लेकिन मतलब बहुत शौक से तो नहीं। अच्छा, मतलब कितने तरह की लस्सी पी है ये बताइए आप लोगों ने? मैंने मीठी लस्सी और एक फिर छाछ, एक उनका उसका वो होता है ऑल्टरनेटिव, बस दैट्स इट। मैंने बादाम वाली लस्सी और अलग अलग फ्लेवर्ड लस्सी आती है तो वो मैंने पी है। अच्छा, अब जब लस्सी की बात चलती है तो कहाँ की लस्सी याद आती है? मैंने तो दिल्ली की लस्सी पी है, उसके साथ छोले भटूरे की एक प्लेट, तो मैंने तो दिल्ली की ही ट्राई की। बनारस की कंप्लीट बनारस वाली में क्या खास है? हमने कभी बनारस में और बिहार का भी मैं मेंशन करूंगी, वहां भी ऐसा होता है कि लस्सी, इनफैक्ट ज्ञानी की लस्सी अमृतसर, हाँ अमृतसर, तो वो मिस नहीं कर सकते। तो उसमें क्या होता है कि लस्सी जब बन जाती है, गाढ़ी लस्सी होती है बहुत ही थिक, और ऊपर से अलग से मलाई लेके फिर डाला जाता है एंड उसके बाद आपको वो दिया जाता है थोड़ा सा ऊपर फ्लेवर डाल करके, तो वो यम होता है, मजा आ जाता है। ज्ञानी की लस्सी में 2 तरह की वैरायटीज आपको मिलेंगी। एक नॉर्मल लस्सी आप पी लीजिए, उसके बाद वो रखते हैं खोए के पेड़े, अगर आपको पेड़े वाली लस्सी, और यकीन मानिए कि अगर वो लस्सी आपने एक फुल गिलास पी ली ना तो आप पूरा दिन कुछ नहीं खा सकेंगे। मेरे जैसा बंदा तो सिर्फ हाफ गिलास ही ले सकता है। खैर, आज कौन सी लस्सी पिला रही है बताइए? चलिए, तो दर्शकों को हम लिए चलते हैं। देखिए, पिंक सिटी की बात कर रहे हैं तो पिंक सिटी आपको लिए चलते हैं। अंग्रेजों के जमाने की ये लस्सी देसी ग्राहकों के अलावा टूरिस्ट के बीच भी काफी पॉपुलर है। 1944 से इसकी शुरुआत हुई और आज इस मलाईदार लस्सी ने ग्राहकों के बीच खास पहचान बना ली है। मौसम भले ही ठंड का हो, लेकिन खाने के शौकीनों के लिए खाने में नो कॉम्प्रोमाइज। वैसे ठंड में लस्सी पीते इन लोगों से आपने ये अंदाजा तो लगा ही लिया होगा। जयपुर की गलियों में घूमते घूमते अगर आप थक जाएं, तो एमआई रोड पर थकान को दूर करने के लिए लस्सी वाला मौजूद है। मक्खन, मलाई और दही से बना ये ठेठ देसी स्वाद 80 साल से यूं ही लोगों की जुबान पर है। वैसे बता दें कि ये अंग्रेजों के जमाने की दुकान है। It is wonderful. It's cool and sweet. It's our first time to try it. It's great. This is incredible. Delicious. कहते हैं ना, वक्त चाहे कितना भी बदल जाए, लेकिन असल स्वाद हमेशा बरकरार रहता है। इस लस्सी की यही खासियत है, तभी तो सालों से लोग यहाँ आ रहे हैं। Do visit and just try it. मैंने मेरी लाइफ में इधर लस्सी पिया, ऐसा लस्सी कहीं पे नहीं मिलता है। 1944 से शुरू हुए इस स्वाद को कायम रखने की जिम्मेदारी इसे शुरू करने वाले परिवार की 4थी पीढ़ी पर है। इसके जायके को वो कैसे बरकरार रखते हैं, सुनिए जरा। ये 80 साल पुरानी दुकान है। ये मेरे परदादा जी ने खोली थी, जिनका नाम था किशनलाल अग्रवाल। वो लोग जयपुर आए, उन्होंने काम चालू करा पहले दही का और पेड़े का। पहले दही और पेड़े यहाँ पे रखा करते थे, फिर उन्होंने लस्सी का सोचा, क्योंकि लस्सी इज वेरी हाइड्रेटिंग, इट इज वेरी यूजफुल फॉर आवर बॉडी। गर्मियों में लोग इतना पसीना बहाते हैं, इतना डिहाइड्रेट हो जाते हैं, तो लस्सी से अपने आप हाइड्रेशन हो जाता है। प्लस इट इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, इट इज गुड फॉर योर गट। ये आपको डाइजेशन में क्या बोलते हैं, बहुत यूजफुल होता है। देन इट सप्रेसेस दी स्पाइसेस दैट वी हैव इन आवर डेली लाइफ। तो हम जो मसाले खाते हैं उसको भी सप्रेस करता है, तो इट कीप्स योर गट कूल, इट कीप्स योर स्टमक कूल। लस्सी वाला सिर्फ स्वाद में ही नहीं, बल्कि विविधता में भी बेहतरीन है। यहाँ 3 तरह की लस्सी मिलती है, मीठी, नमकीन और शुगर फ्री। हर किसी की पसंद को ध्यान में रखते हुए ये दुकान आपको देती है एक खास अनुभव। और अगर आप लस्सी की उस मलाईदार लाजवाब स्वाद के शौकीन हैं, तो यहाँ की मलाई आपको हमेशा एक बार फिर से जरूर खींच लाती है। बेशक यही वो खास बात है जो इस दुकान को और भी ज्यादा खास बनाती है। वैसे इस लस्सी के चर्चे विदेश की हर गाइड बुक में मिलेंगे। इसके अलावा बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की भी ये खास पसंद है।
यहाँ के लोगों का जो कहना है वो ये है कि ये इतने अच्छे से जानी जाती है, इतने समय से जानी जाती है कि वो हमेशा सिर्फ इसी जगह पर आना पसंद करते हैं। कैमरामैन निखिल के साथ रिदम जैन, गुड न्यूज टुडे। देखिए, ठंड का मौसम है, लेकिन इस ठंड के मौसम में अगर कुछ याद आता है तो वो क्रिसमस का सीजन, और यूरोप की बात ही क्या कहनी, वहां तो एक अलग ही माहौल है। तो क्रिसमस सीजन की रौनक अब आपको दिखाते हैं नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में किस तरह से क्रिसमस मनाया जा रहा है, क्योंकि वहां एक अलग ही क्रेज आपको देखने को मिलेगा। कड़ाके की ठंड के बावजूद बाजार खचाखच भरे हुए हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस का भी कुछ ऐसा ही नजारा है, जबकि लंदन में सैंटा बने कलाकारों ने बच्चों के साथ खूब मस्ती की। और क्या क्या कुछ खास रहा, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो की ये शाम आपको मदहोश कर देगी। यहाँ क्रिसमस के लिए शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। खूबसूरती ऐसी कि देखकर ऐसा लगता है जैसे धरती पर आसमान उतर आया हो। शहर के इस ब्रिज को इस कदर संवारा गया है कि दूर से ही ये एक क्रिसमस ट्री की तरह दिखता है। इसी तरह एलईडी लाइटों से बाकी पेड़ों का श्रृंगार किया गया है। नॉर्वे समेत पूरे यूरोप में इन दिनों जबरदस्त ठंड पड़ती है। ऐसे में इस क्रिसमस मेले में पहुंचते लोगों के लिए ठंड से बचाव का पूरा इंतजाम दिखा। फ्रांस की राजधानी पेरिस भी क्रिसमस के लिए पूरी तरह से तैयार है। जगमगाते ऊंचे ऊंचे झूले और चमचमाते क्रिसमस ट्री लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं। तभी यहाँ सेल्फी लेने वालों की कोई कमी नहीं है। शॉपिंग के शौकीनों के लिए भी यहाँ काफी कुछ है। दुकानों के अंदर तो भीड़ है ही, साथ ही साथ दुकानों के बाहर सजाए गए कार्टून कैरेक्टरों को देखने वालों की भी अच्छी खासी तादाद है। लंदन में तो सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहने 2 कलाकार एक एक्वेरियम के अंदर पहुंच गए। एक्वेरियम के अंदर इन दोनों कलाकारों ने मछलियों और कछुओं को खाना खिलाया, जबकि एक्वेरियम के बाहर मौजूद लोग ये देखकर उनका हौसला बढ़ाते दिखे। बच्चों को तो ये सेंटा बने इन कलाकारों की ये अदा काफी पसंद आई, तो बाहर से ही सेंटा से हाथ मिलाने और उनसे बात करने की कोशिश करते नजर आए। जैसे जैसे क्रिसमस नजदीक आ रहा है, इसकी तरह तरह की छटाएं देखने को मिल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अच्छा, हम विदेशों की क्रिसमस तो दिखाते रहते हैं, अपनी क्रिसमस का क्या हाल है वो भी पूछ लेते हैं। आप लोग क्या क्या करते हैं क्रिसमस पे? हमारी एक सीक्रेट सांता पार्टी होती है, बहुत इंटरेस्टिंग पार्टी। तो उसमें मेरे फ्रेंड्स आते हैं मेरे घर पर और हम सीक्रेट सांता वहाँ पे गेम खेलते हैं और पूरी पार्टी करते हैं। हमारे दर्शकों को तो बताइए सीक्रेट सांता होता क्या है? सीक्रेट सांता बेसिकली होता है एक ऐप है जिसमें सब अपना नाम डालते हैं और उसमें फिर एक उसमें क्लिक करके हर एक को चेक करना होता है। तो जैसे आपके पास मेरा नाम आ जाएगा, लेकिन मुझे जब गिफ्ट मिलेगा मुझे नहीं पता किसने दिया है, तो मुझे गेस करना है कि किसने, कौन मेरा सीक्रेट सांता है। अगर आपने गलत गेस किया फिर गलत, वो फिर गेसेस होते हैं, वो फिर ऐसे गेम है, पनिशमेंट दे दो। और गिफ्ट तो नहीं मिलते? हमारा गेस गलत हो गया तो नहीं, एक और गिफ्ट दे दो। नहीं, एक ही गिफ्ट मिलता है और फिर पता चलता है कि आपका सीक्रेट सांता कौन है। बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, मैं बहुत खास तो नहीं, लेकिन हाँ सेलिब्रेशंस बहुत पसंद है, इसलिए मैं घर में क्रिसमस ट्री मंगाती हूँ हर बार, और उसको हर बार उसमें डेकोरेटिव आइटम्स ऐड करती रहती हूँ, क्योंकि क्रिसमस ट्री वही का वही रहता है। तो हर बार ढेर से लाइट्स उसमें लगाना, बहुत सारे बल्ब्स और बहुत सारे गिफ्ट्स लगाना, ये सब करना, और कोशिश करती हूँ अगर पॉसिबल हो तो चर्च जरूर जाती हूँ क्रिसमस ईव। तो चलिए क्रिसमस की तैयारी में जुटे चेक रिपब्लिक के कलाकारों की तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। यहाँ के परिखला गांव में कलाकार पारंपरिक ब्लून कांच के मोतियों के गहने बनाने में जुटे हुए हैं और आज भी इस कला को संजोए हुए हैं। तस्वीरों में ब्लून ग्लास बीज से गहने बनाने वाले ये कलाकार ही अब शहर में बचे हैं, जो कि इस परंपरा को कायम रखे हुए हैं। इस गांव में पीढ़ियों से ब्लून ग्लास बीज का काम होता चला आया है। मोतियों की इस कला को 2020 में यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में इसका नाम दर्ज किया था। हाथों और पैरों के बजाय पहियों वाला एक नया चौपाया रोबोट
सारे काम कर सकता है जो कि एक इंसान करता है। गाड़ी चलाता है, कहीं भी चढ़ जाता है। यही नहीं, ये लिंक्स रोबोट कलाबाजी कर सकता है और मुश्किल भरे इलाकों का नक्शा भी बना सकता है। इसे डॉग रोबोट भी कहा जा रहा है। तो चीनी रोबोटिक्स फर्म डीप रोबोटिक्स का ये लिंक्स रोबोट किस तरीके से काम कर रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। चीन में हर दिन एक नई टेक्नोलॉजी का इजाद दुनिया को हैरत में डाल देता रहा है। इस देश ने हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस पुलिस रोबोट इंट्रोड्यूस किया। अब बारी 4 पहियों वाले ऑल टेरेन रोबोट लिंक्स की है। एआई तकनीक से तैयार ये रोबोट अपने काम को जितनी बखूबी के साथ अंजाम दे रहा है वो देखने लायक है। चीनी कंपनी डीप रोबोटिक्स ने ये खास रोबोट तैयार किया है जो कि एआई प्लेटफॉर्म पर ऑल टेरेन रोबोट के रूप में बनाया गया है। यानी एक बार ऑन करके छोड़ने पर इसमें लगा एआई सिस्टम इसे हर तरह के रास्ते पर चलने में मदद करता है। हाल ही में इस रोबोट का एक्शन दुनिया के सामने आया जिसमें ये पहाड़ी रास्ते पर चलता हुआ देखा जा सकता है। देखिए कैसे खास रोबोट पेड़ों को पार करते हुए करीब 2 फीट ऊंचे एक टूटे पेड़ के ऊपर से भी निकला। तो बेहद तेज स्पीड में ये रोबोट ढलान पर चढ़कर उतरते हुए देखा जा सकता है। वहीं 30 इंच ऊंची पत्थर की दीवार, झाड़ियों और पत्थरों को पार करते हुए ये रोबोट वाकई एआई तकनीक की एक और नई मिसाल पेश करता नजर आ रहा है। लिंक्स रोबोट दोनों या चारों पैरों पर चल सकता है। इसके चारों पहिए मोटे हैं और ऑफ रोडिंग के लिए बनाए गए हैं। ये 2 पैरों पर भी कूद सकता है। डीप रोबोटिक्स के अनुसार ये 9 इंच की ऊंचाई तक कूदने में सक्षम है। मिट्टी और धूल भरे रास्ते में चल सकता है। दौड़ते वक्त इसकी गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें HD कैमरा लगा है जो इसे लाइव स्ट्रीमिंग में मदद करता है। इसके काम के दायरे की बात करें तो इसका प्रयोग निगरानी, रेस्क्यू मिशन या रिमोट इंस्पेक्शन जैसे काम में भी किया जा सकता है। मसलन दुश्मन के इलाके में चुपके से जाकर निगरानी करना, बॉर्डर पर पेट्रोलिंग या किसी आपदा के समय लोगों को खोजना या उन तक राहत पहुंचाना। एक बार बैटरी चार्ज होने पर यह 3 घंटे काम करता है। लगातार बैटरी की स्वैपिंग होती रहे तो लंबे समय तक काम कर सकता है। दरअसल इस खास रोबोट में मशीन लर्निंग सिस्टम लगा है। इस सिस्टम के ही जरिए रोबोट ये समझ जाता है कि उसे किस तरह से मैन्यूवर करना है, कूदना है या तेज चलना है। और तो और रोबोट लिंक्स उछल कूद और एथलीट की तरह एरोबेटिक्स भी कर सकता है। फिलहाल ये रोबोट वाटरप्रूफ और डस्ट प्रूफ नहीं है, लेकिन थोड़ा बर्दाश्त जरूर कर सकता है। इसलिए अब कोशिशें हैं कि भविष्य में रोबोट लिंक्स का अगला मॉडल इन तमाम चीजों को ही ख्याल में रखते हुए बनाया जाए ताकि न केवल ये बारिश को झेल सके बल्कि तेज रफ्तार के साथ पानी को क्रॉस भी कर पाए। फिलहाल डीप रोबोटिक्स कंपनी का कहना है कि आने वाले वक्त में वो ऐसे कुछ और रोबोट्स तैयार करेगा जो अलग अलग इंडस्ट्री में इस्तेमाल किए जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए, लिंक्स रोबोट तो आपने देख लिया। अब बात कर लेते हैं स्वैग रोबोट की, स्वैग बॉट की। जी हाँ, जो पशुपालन के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाने को तैयार है। इस एआई काऊ को ऑस्ट्रेलिया के रिसर्चर्स ने तैयार किया है और ये मशीन मवेशियों को चारागाह तक पहुंचाने में गाइड का काम करेगी। पशुपालन के क्षेत्र में स्वैग बोट की एंट्री क्रांतिकारी कदम मानी जा रही है। 4 पहियों और चटक लाल रंग वाले स्वैग बोट को बनाने वालों का दावा है कि वो पशुपालन में क्रांति ला देगा। इस रोबोट की खासियत है कि ये खुद मवेशियों को सबसे अच्छे चरागाहों की तरफ ले जा सकता है। वहां चारे के खत्म होने या मिट्टी के खराब होने से पहले स्वैग बोट मवेशियों को किसी मुफीद जगह भी ले जा सकेगा। रोबोट सारा डेटा किसानों के पास भी भेज सकता है। इस रोबोट को बनाने वाली टीम के सदस्य और सिडनी विश्वविद्यालय में रोबोटिक्स एंड इंटेलिजेंस सिस्टम्स के प्रोफेसर सलाह सुकारिया के मुताबिक एक बार मवेशियों को रोबोट की आदत लग जाए उसके बाद वे उसके पीछे पीछे घूमेंगे। आप मवेशियों को चरागाह के ऐसे हिस्से में ले जाना चाहते हैं जहां ज्यादा प्रोटीन है, कार्ब्स है और आप चाहते हैं कि वहां बाढ़ के बिना आसानी से ऐसा कर सकें। They will follow the robot around, and so if you move to certain parts of the pasture, the animals will follow through, and if you stop them, they'll stop and they can graze that particular part. And why that's important is because
if you overgraze, then you ruin the pasture, and so you don't want to overgraze. So you want to move the animals to the right part of the pasture where there's good protein, good carbs, and you don't want them to overgraze. You want them to move to the next part of the pasture, and you want to be able to do that in a very fluid manner without fences and so forth. And so that's where the capabilities are now. स्वैग बोट को 2016 में मवेशियों को चराने वाले एक रोबोट के रूप में विकसित किया गया था। अब एआई के इस्तेमाल से इसे ऐसा रोबोट बनाया जा रहा है जो पशुपालन को ज्यादा कारगर और पर्यावरण के अनुकूल बनाने में मदद कर सकता है। इसके 2016 के स्वरूप को और विकसित करने के लिए सेंसर, एआई और मशीन लर्निंग सिस्टम लगाए गए हैं। बैटरी से चलने वाला स्वैग बोट अब चरागाहों की हालत, किस्म और उसमें मौजूद वनस्पतियां कितनी घनी हैं, इन सब बातों का पता लगा सकता है। साथ ही मवेशियों के स्वास्थ्य की भी निगरानी कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सर्दी का मौसम है, हम और आप सभी लोग स्वेटर पहनते हैं और आसपास के लोग भी आप देख लेते होंगे स्वेटर पहनते हैं। लेकिन सोचिए कैसा हो कि अगर किसी शहर में पेड़ स्वेटर पहनने लगे। हैरान हो गए ना। दरअसल चीन की राजधानी बीजिंग में और कुछ दूसरे शहरों में लोगों ने वहां कई पेड़ों को स्वेटर पहना दिए। स्वेटर ओढ़े पेड़ों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये पेड़ नहीं, छोटे छोटे बच्चे हों। चीन में सर्दियों के इस मौसम इंसानों को ही नहीं बल्कि पेड़ों को भी ठंड से बचाने का इंतजाम किया गया है। ठंड बढ़ते ही चीन की राजधानी बीजिंग और होहूट शहर में पेड़ों को सुंदर सुंदर स्वेटरें उड़ा दी गई। किसी पेड़ ने डॉल की शेप वाली स्वेटर पहनी है तो किसी पेड़ को दिल के डिजाइन वाली स्वेटर उड़ाई गई है। इसके अलावा यहाँ के पेड़ गिटार और फूलों के गुलदस्ते जैसी दिखने वाली स्वेटर भी पहने हुए हैं। स्वेटर ओढ़े बच्चों की तरह दिखते ये पेड़ शहर को एक अलग ही लुक दे रहे हैं। लोग इन पेड़ों के साथ सेल्फी लेने पहुंच रहे हैं, जबकि कुछ छोटे छोटे बच्चे पेड़ों से लिपटे भी दिखे। शहर में ऐसे कई पेड़ हैं, जिन्हें लोग अपने हिसाब से सजा रहे हैं। साथ ही वो इन पेड़ों की देखभाल भी करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चीन के जिजियांग प्रांत में हैंगजाओ में एक 3D स्क्रीन लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। खुली आंखों से देखी जा सकने वाली इस स्क्रीन पर 3 जाइंट पांडा आपको देंगे और जो एकदम लाइव आपको नजर आएंगे। लोगों को यहां इसे देखना खूब भा रहा है। यहां लगी ये डुअल स्क्रीन लगभग 20 मीटर और 10 मीटर ऊंची है। हैंगजाओ में ये पहली बार हुआ है कि लोगों को 3D पांडा और उनकी प्यारी मनमोहक हरकतें देखने को इस तरह से मिल रही हैं। इंस्टा पे कुछ खास? पुष्पा, अल्लू अर्जुन, सुबह हर तरफ उसी के गाने दिख रहे हैं। बिल्कुल। हाँ। लेकिन आज जो खबर आई कि उन्हें जेल जाना पड़ गया है उस घटना की वजह से, वो थोड़ा सा दुखदाई जरूर है उनके प्रशंसकों के लिए भी। खैर वो तो अब कोर्ट का मामला है कि वहां क्या होता है नहीं होता है। लेकिन मुझे एक अच्छी खबर दिख रही है, वो ये कि कपिल शर्मा का शो हम सभी को देखते हैं, उनकी शादी को 6 साल हो गए। सेलिब्रेट करते हुए गिनी और कपिल जो है वो नजर आ रहे हैं। बड़ी खूबसूरत तस्वीरें हैं। इसके अलावा सुगंधा मिश्रा की वायरल हो रही है कॉमेडी, जाकर देखिए। छोटी चीजों को कभी कम मत समझो। जैसे हम पहाड़ पर तो बैठ सकते हैं, लेकिन सुई पर नहीं। मैंने जिंदगी में हमेशा धोखे ही खाए हैं, इसलिए कहती हूँ चाहे वो आम हो या अमरूद, हमेशा धोखे ही खाएं। तो कौन सा तीर मारा? ऐसा कौन सा एहसान किया दुनिया पर पैदा होकर? और तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें? पहले माँ बाप को टेंशन होती थी कि बेटी क्या पहन रही है और लड़का कहाँ जा रहा है। आजकल माँ बाप को टेंशन होती है कि बेटी क्या अपलोड कर रही है और लड़का क्या डिलीट कर रहा है।